Today we will discuss about the enteric fever or typhoid fever. It is mainly caused by the Salmonella typhi और Salmonella enterica. 20% cases paratyphoid fever के होते हैं. These are caused by the paratyphi A, B and C. C इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है. टाइफाइड फीवर मेनली फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है. अब उसके बाद आ जाती है इसकी साल्मोनेला टाइफी की मॉर्फोलॉजी. ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, फ्लैजिलर बॉडी होती है और नॉन लैक्टोजन फर्मेंटिंग होते हैं. इनके कैप्सूल से VI एंटीजन निकलता है, इसकी बॉडी से O एंटीजन निकलता है, इसके फ्लैजिला से H एंटीजन निकलता है. VI एंटीजन इसको एसिड बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प करता है. अब आ गया इसकी ऑर्गेनिज्म की डोज 10⁻³ to 10⁻⁶ होनी चाहिए ताकि शरीर में इन्फेक्शन क्रिएट कर सके. एसिड बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी संख्या कम होने के कारण ये पेयर्स पैचेस के द्वारा मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंच जाता है और उसके बाद लीवर तथा स्प्लीन में जाके लोकलाइज हो जाता है. लीवर तथा स्प्लीन में जाके फिर इनको मैक्रोफेज कैच कर लेते हैं. उनके अंदर ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है 14 डेज़ के लिए. तो 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड बन जाता है. 14 डेज़ के बाद ये द्वारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्फीयर बैक्टीरिया. तो ब्लड में आने के बाद ये द्वारा पियर्स पैचेस को री इन्फेक्ट करता है, तो उसकी इन्फ्लामेशन कर देता है. इन्फ्लामेशन शुरू होने से डिजीज़ के सिम्टम पैदा होने शुरू हो जाते हैं. जब पियर्स पैचेस की इन्फ्लामेशन शुरू होती है तो उस स्टेज को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पैथोलॉजी को. पहली है स्टेज ऑफ हाइपरीमिया एंड सेलुलर प्रोलिफरेशन. ये फर्स्ट वीक में देखने को मिलती है. इसमें पियर्स पैचेस कॉन्जेस्टेड हो जाते हैं और डिमिटस हो जाते हैं, रेड इन कलर होते हैं और इंटेस्टाइन में ल्यूमेन में प्रोजेक्ट करते हैं और लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है. फिर सेकेंडरी स्टेज आती है. सेकेंडरी वीक में इनमें क्या है, पियर्स पैचेस की जो ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नेक्रोस हो जाते हैं, कोएगुलेशन नेक्रोसिस. कोएगुलेशन नेक्रोसिस होने का कारण है वेस्टुलर से टॉक्सिन निकलने के कारण और इस्कीमिया होने के कारण. ये सेकेंडरी वीक में मिलता है. फिर उसके बाद उसकी थर्ड स्टेज आ जाती है थर्ड वीक में. थर्ड वीक में क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन है गल जाती है, वो स्लफ आउट होके निकल जाती है, रिमूव हो जाती है. तो नीचे से जख्म नजर आना शुरू हो जाता है, उसको अल्सरेशन कहते हैं. अल्सर इनके ओवल तथा शैलो होते हैं और ये सेकेंड वीक के सेकेंड हाफ में या थर्ड वीक के फर्स्ट हाफ में दिखाई देते हैं. इस स्टेज में पेशेंट को परफोरेशन होके हेमरेज हो सकता है. फिर उसके बाद इसकी फोर्थ स्टेज आ जाती है फोर्थ वीक में. इसमें जो अल्सर बने हैं उसकी अगर फेवरेबल कंडीशन हो, पेशेंट की हीलिंग हो जाती है. तो अब आ गया इसके सिम्टम. इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 14 डेज़ होता है और इसमें पेशेंट को स्फीयर टॉक्सीमिया मिलता है और रोज़ कलर्ड के स्पॉट्स निकलते हैं. तो इसके सिम्टम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट स्टेज फर्स्ट वीक में देखने को मिलती है. इसमें पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है और 1 डिग्री डेली बढ़ता है, तो एक हफ्ते में 103-104 डिग्री हो जाता है. इसको स्टेप लैडर फैशन कहते हैं. पेशेंट का टेम्परेचर 1 डिग्री डेली बढ़ता है. तो उसके बाद पेशेंट को टेम्परेचर के साथ साथ उसको फ्रंटल हेडेक होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, बाउल्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसके कारण कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, कभी पेशेंट को डायरिया. बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कम देखने को मिलती है. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसको फ्लैचुलेंस होता है, उसको इनडेफिनेट एब्डोमिनल पेन होती रहती है और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है. जो पल्स है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम बढ़ती है और पेशेंट का पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिलता है. तो उसके अगर ब्लड की एग्जामिनेशन करें तो उसमें वेसिलस मिलेंगे और पेशेंट का TLC या तो नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है, क्योंकि वो उसमें लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं और पॉलीमॉर्फ कम हो जाते हैं, तो इसको पॉलीमॉर्फो ल्यूकोपीनिया कहते हैं. फिर आ गया सेकंड स्टेज सेकंड वीक में मिलती है. उसमें क्या है, पेशेंट की कंडीशन डिटीरियरेट हो जाती है, टेम्परेचर इसका कॉन्टीन्यूसली हाई रहना शुरू हो जाता है. थॉरैक्स पे एब्डोमेन पे रोज़ कलर के या पिंक कलर के दाने निकल आते हैं. लिम्स पे कम मिलते हैं. 7 से 12 दिन के अंदर अंदर निकलते हैं और 10वें दिन ज़्यादा निकलते हैं और 3 से 4 दिन तक दाने रहते हैं, रैश निकलते हैं. नेवर पेटेकियल, उनमें से ब्लड कभी नहीं आता. और इसके बाद इस पेशेंट की स्प्लीनोमेगली हो जाती है. पेशेंट को लेथार्जी बहुत होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा मिलती है. पेशेंट को इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं मिलता, उसको डायरिया हो सकता है. डायरिया में क्या है, उसको पी सूप डायरिया, हरे रंग का डायरिया मिलता है बाइल के कारण. और पेशेंट की टंग इसमें कोटेड रहती है, किनारों से लाल और अंदर से वाइट.
और उसकी टंग पे, उसकी जीपा पे, उसके छिलके छिलके से सोर्ड्स कहते हैं, SORDE, सोर्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं, छिलके बन के उतरते रहते हैं। फिर उसके बाद उसकी थर्ड स्टेज 4th और 5th वीक में आती है। इसमें फेवरेबल कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है, टेम्परेचर जो बढ़ा था वो धीरे धीरे करके 1-1 डिग्री करके कम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन की बजाय जो डायरिया हुआ था उसमें अब स्टूल्स वेल फॉर्म्ड हो जाते हैं, और पेशेंट को एनर्जी वेरी स्लो आती है, धीरे धीरे आती है, कई दिन लग जाते हैं, कन्वल्सिंग पीरियड इसका लंबा होता है। और पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन कुछ पैदा हो सकते हैं इसमें। क्या है, 2nd और 3rd वीक में पेशेंट को परफोरेशन होकर हेमरेज हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।